देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के तकरीबन 10 बजे जंगल के बीचों बीच बस रुक गई थी और मैं बस की खिड़की से बाहर की ओर झांकने लगा, ये देखने के लिए कि सभी लोग इस प्रकार भाग क्यों रहे हैं। कि तभी अचानक ही मैंने देखा कि एक सफ़ेद कफन में एक मुर्दा लेटा हुआ था और उस लाश के चारों तरफ कुछ लोग साड़ी पहने हुए कुछ बड़बड़ाते हुए घूम रहे थे। उनके हाव देखिए सब मालूम चल रहा था कि वे कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। आखिर कौन थे वो लोग और आधी रात को क्यों लाश के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, या कुछ और ही है। दोस्तों, इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। कहते हैं कि जब लंबी दूरी तय करनी हो तो सफ़र करने का सबसे अच्छा माध्यम है बस यात्रा। लेकिन क्या हो अगर हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए जो कि जीवन के अंत तक भुलाई ना जा सके। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। बचपन में ही आर्थिक परेशानियों के चलते मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और मैं गांव वालों के साथ पैसे कमाने शहर निकल गया। सन 2010 जब मैंने अपने पाँव लखनऊ में पहली बार रखा, तब मेरी उम्र महज 13 साल की थी और तब से आज तक मैं लखनऊ में ही रहा करता था। और इतनी सालों में मेरे साथ कुछ ऐसी रहस्यमय और अविश्वसनीय घटनाएं घटित हुई जिसने मुझे निचोड़ कर रख दिया। मेरी एक गरीबी वर्ग से निकलने की जिद ने मेरे पांव आगे रखे, लेकिन एक आपदा ऐसी आई जिसने मुझे लौटने पर मजबूर कर दिया। मेरे परिवार में हम 4 जन थे। मेरी एक बड़ी बहन जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और मेरे बूढ़े माता पिता। पिछले 5 वर्षों में मैं अपने गांव रामपुर नहीं लौटा था। पैसे कमाने की जिद और घर की मजबूरियों ने ही शायद मुझे रोक रखा था। साल 2021 कोरोना वायरस ने अपना कहर देश विदेश में अब दिखाना भी शुरू कर दिया था और अब जगह जगह पर लॉकडाउन भी लगने लगे थे। रात के तकरीबन 8 बजे मेरे मोबाइल की घंटी बजी तो मैंने फ़ोन उठाया और जैसे मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मेरी बड़ी बहन की रोने की आवाज़ आ रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता कि एकदम से मेरी बहन ने रोते बोला, भैया पिताजी बाजार से घर लौट रहे थे कि तब ये गाड़ी उन्हें ठोकर मारते हुए निकल गई। तुम जल्दी से घर आ जाओ, पिताजी की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। दोस्तों, इतना सुनते ही मेरा हाथ से मोबाइल छूट गया और मैं घुटनों पर आ बैठा। खुद को संभालते हुए मैं उठा और मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी के सुपरवाइजर के पास पहुंचा और अपना पूरा काम का हिसाब करा लिया और अपने रूम पर लौटा, हाथ में एक बैग लिए। मैंने अपने कुछ कपड़े उस बैग में रखे और जल्दबाजी में मैं सीधा बस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मैंने फ़ोन पर अपने साथ रहने वाले करीबियों से सारा मामला बताया और रात के तकरीबन 9 बजे मैं बस स्टैंड पर पहुंचा और जल्दी जल्दी एक बस की खोज करने लगा जो लखनऊ से रामपुर तक जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे जल्दी से बस नहीं मिल रही थी। कुछ वक्त इंतज़ार करने के बाद आखिरकार मुझे एक बस मिल गई जो कि रामपुर तक जाती है। मैं सीधा उस बस में जाकर बैठा और तभी एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस करने लगा। अनगिनत ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। कुछ ही क्षण में बस चल पड़ी जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं बस की पिछली सीट पर बैठा हुआ था कि तभी मेरे बगल की सीट पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने एकदम से मुझसे बोला, बेटा तुम इतने घबराए क्यों? इतने सर्द मौसम में भी तुम्हारा चेहरा पसीने से लथपथ है, क्या बात है? पर मैंने उस आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं शांत ही बैठा रहा। मेरी खामोशी देख वो आदमी बड़ी अजीब अजीब तरह के शब्द बुदबुदाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान के एकदम करीब से चिपकर संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। बस की लाइट अब बंद हो चुकी थी, इस वजह से मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो मेरे पिताजी की तबीयत पर था। मुझे तो किसी भी तरह अपने पिताजी के पास पहुंचना था और बस को निकले अब काफ़ी वक्त गुजर चुका था और अब रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। बस अपनी गति से चल रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी बस की गति धीमी हुई और एकदम से बस ड्राइवर ने बस रोक दी, जिससे मैं थोड़ा घबरा गया कि इतनी रात के आखिरी सुनसान जगह पर बस क्यों रुक गई है। और जब मैंने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो बस जंगल से गुजरने वाले एक रास्ते पर रुकी हुई थी, जिससे चारों तरफ जंगल, घने अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अब धीरे धीरे कुछ लोग बस से नीचे उतरने लगे।
उन लोगों को बस से यूं उतरता देख मैं उस ओर देखने लगा जिस ओर वो लोग उतर रहे थे। दरअसल सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी थी जो कि शायद उस जंगल में बसने वाले लोकल लोग चला रहे थे। शायद चाय की टपरी देख सब लोग धीरे धीरे बस से उतर रहे थे। मैं बस के एकदम लास्ट वाली सीट पर बैठा हुआ नींद में हल्की उबासियां लेते हुए मैं भी बस से नीचे उतरने लगा कि तभी अचानक ही लोगों में अफरा तफरी मच गई और सब लोग बस में एक दूसरे को झंझोरते हुए चढ़ने लगे। दोस्तों, ये देखने के लिए कि आखिर क्यों ये लोग बस में इस तरह चढ़ रहे हैं, मैं बस की खिड़की से बाहर की ओर झांकने लगा कि तभी अचानक ही एकदम से मेरी नज़र चाय की टपरी के दूसरी तरफ एक पुरानी कुटिया पर पड़ी। चांद की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि एक सफ़ेद कफन में कोई लेटाया गया था। मेरे ख्याल से शायद एक मुर्दा लेटा हुआ था और उस लाश के चारों तरफ कुछ लोग साड़ी पहने हुए कुछ बड़बड़ाते हुए घूम रहे थे। उनके हाव भाव देखिए साफ मालूम चल रहा था कि वे कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि एकदम से बस स्टार्ट हुई और जैसी बस के हेडलाइट की रोशनी उस लेटाई गई लाश पर पड़ी तो सामने का वो खौफनाक मंजर देख पूरे बस में अफरा तफरी मच गई। दरअसल मैंने देखा कि उस लाश के पीछे जो लोग साड़ी पहने घूम रहे थे उनके पूरे शरीर में से खून टपक रहा था और वो सफ़ेद चादर पे भी खून के गाढ़े छींटे लगे हुए थे कि तभी बस के ड्राइवर ने एकदम से बस का हॉर्न बजाते उन लोगों के एकदम से करीब से आगे निकल पड़ा कि तभी एकदम से वो बूढ़ा आदमी घबराई हुई आवाज़ में कहने लगा, अरे ये क्या हुआ, अब हम सारे मारे जाएंगे, घोर अनर्थ कर दिया तुमने। ये किन्नरों की शव की अंतिम विदाई की प्रथा थी और इसमें जो भी हस्तक्षेप करता है उसके साथ ज़रूर कुछ बहुत बुरा होता है। और आज हम सब ने किन्नरों की उस शव यात्रा देखी है जिसे सबसे दुर्लभ माना जाता है। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर सभी लोग डर से कांप उठे और सभी लोग घबराए हुए एक दूसरे की ओर देखे जा रहे थे कि तभी एकदम से बस में बैठी एक महिला ने थोड़ी मर्दाना आवाज में उस बूढ़े आदमी को घूरते हुए पूछा, अच्छा तो तुम्हें पता है इस शव यात्रा के बारे में जो हमने रास्ते में देखा? उस औरत के सवाल से ज़्यादा उस औरत के बोलने का तरीका हमें भयभीत कर रहा था कि तभी उस औरत के सवाल का जवाब देते हुए उस बूढ़े आदमी ने कांपते हुए आवाज़ में एकदम से बोला, जब किन्नर की अकाल मृत्यु उसके जवान अवस्था में हो जाती है तो जल्दी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और सभी किन्नर प्रजाति मिलकर उस अकाल मृतक शव को इसी प्रकार रात के वक्त निकालते हैं और शव निकालने से पहले ये चेतावनी देते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति उन्हें किसी भी प्रकार से देखने की कोशिश ना करे, वरना उन्हें किन्नरों का श्राप लगेगा और उस अकाल मृतक किन्नर की आत्मा उस व्यक्ति को तब तक सताएगी जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। उस बुजुर्ग आदमी की कही गई बातें सुनकर बस में एक अजीब सी शांति छा गई, एक डर की ऐसी चुप्पी जो पूरे बस को शांत किए हुए थी कि तभी एकदम से मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, लेकिन उस लाश पर वो खून कैसा था बाबा, और वे सभी किन्नर उस शव के चारों तरफ घूम क्यों रहे थे और उनके शरीर पर घाव कैसा था वो? मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए उस आदमी ने एकदम से बोला, बेटा जैसे हम समाज में शव निकालते हैं तो रास्ते में चारों दिशाओं की ओर शव का मुख किए हम अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना करते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले। ठीक इसी प्रकार किन्नर भी करते हैं कि तभी उस औरत ने एकदम से बोला, चुप, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। उस औरत की आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि एक औरत और मर्द एक साथ बोल रहे हों। बस के आखिरी कोने की सीट पर बैठी हुई उस औरत की आवाज़ पूरे बस में गूंज रही थी कि तभी एकदम से वो अपनी जगह से उठी और उस बूढ़े आदमी के एकदम करीब जाकर बैठ गई और एकदम उस बूढ़े आदमी से रोते हुए कहने लगी, पैदा होते ही समाज हमें ठुकरा देता है, डर डर की ठोकरें खाने पर मजबूर करा देता है। हम भी तो ईश्वर के ही बनाए गए हैं। इसी कारण हम किन्नर जाति के लोगों में जब भी किसी किन्नर की अकाल मृत्यु होती है तो उसे पीटते हुए और अपने शरीर के रक्तों को बहाते हुए अपने इष्ट देव को अर्पण करते हैं कि अगला जन्म हमारा किन्नर का ना हो। उस औरत के मुंह से किन्नर शब्द सुनते ही मेरा हलक सूख गया और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये किन्नर उन किन्नरों की भीड़ से अलग होकर बस में कब चढ़ी कि तभी उसी बूढ़े आदमी ने बस के अंदर की लाइट जलाई। चारों तरफ से भेड़ियों की रोने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी
और जैसे हमारी नज़र उस औरत के ऊपर पड़ी तो बस के सभी लोग अपना हाथ जोड़े अपनी अपनी जगह बैठ गए, जैसे मानो कि उस औरत के सामने बस के सभी लोगों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया हो। दरअसल वो कोई औरत नहीं थी, बल्कि उन्हीं किन्नरों के समूह से आई हुई एक किन्नर थी, जिसके शरीर पर जगह जगह घाव लगे हुए थे और उन घाव से खून टपक रहा था। और किन्नर के खुले हुए लंबे बाल उसके स्वरूप को और भी ज़्यादा भयानक बना रहे थे। बस अभी भी जंगल के रास्ते से ही गुजर रही थी, जहां दूर दूर तक ना ही तो कोई गांव था और ना ही लोगों का कहीं बसेरा था। उन किन्नरों को इस तरह से देख बस में बैठे सभी लोग रहम की भीख मांगने लगे और मैं भी अपनी सीट के पीछे छुपा हुआ था कि तभी एकदम से बस की लाइट जली। वो लाइट जलने बुझने लगी और पूरे बस में अंधेरा छा गया। बस का ड्राइवर डरी हुई हालत में उसी सड़क से बस को पूरी रफ्तार से भगाया जा रहा था कि तभी अचानक ही वो किन्नर उस बूढ़े आदमी का गर्दन दबोचते हुए सीधा बस से नीचे कूद गई और एक भयानक चीख के साथ सभी लोग शांत हो गए। वो मंजर इतना खौफनाक था कि बस में बैठे सभी लोग अपने अपनी जगह पर सुन्न होकर बैठे रह गए, जोर जोर से रोने और डर के कारण चीखने लगी। और मैं भी अपनी जगह पर एकदम से खामोशी से सक पकाया हुआ बैठा हुआ था। अब ऐसा लग रहा था कि आज हम सबका आखिरी दिन है। उस आदमी को ले जाने के बाद भी बस नहीं रुकी। शायद बस ड्राइवर मजबूर था और हम कर भी क्या सकते थे। आधी रात ठीक 12 बजे एक जंगल से होकर गुजरने वाली रोड, जिस पर इंसान तो क्या एक जानवर तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं अपनी सीट से एकदम से उठा और अपने दिमाग में चल रहे तमाम ख्यालों को लिए बस ड्राइवर की सीट की ओर आगे बढ़ा और बस ड्राइवर के पास जाकर बैठ गया, ये देखने के लिए कि आखिर कब तक हम हाईवे पर पहुंचेंगे। कि तभी बस की लाइट एक बार फिर बुझने और चलने लगी। शायद ये संकेत था कि आखिर खतरा टला नहीं है और जिस बात का डर था वही हुआ। एकदम से बस के लास्ट सीट से उसी किन्नर के पूरे शरीर में सिरहन पैदा कर देने वाली भयानक हंसी पूरे बस में गूंज उठी। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मेरा शरीर सुन्न रह गया। दरअसल मैंने देखा कि पूरे बस में कोई भी नहीं था। पूरी बस खाली थी और वो किन्नर ताली पीट पीट कर मुझे अपनी ओर आने का इशारा कर रही थी। फिर मैंने झट से अपनी नज़र फेर ली और झट से मैं बस के सामने की ओर देखने लगा कि तभी अचानक वही किन्नर बस के ठीक सामने सड़क पर आकर खड़ी हो गई। यूं अचानक उस किन्नर को सामने देख बस ड्राइवर ने डर के कारण अपना संतुलन खो दिया और एक पेड़ से हमारी बस की जोरदार टक्कर हो गई, जिस वजह से बस सड़क के किनारे पलट गई और एक बहुत ही असहनीय दर्द मुझे अपने माथे पर महसूस हुआ। और फिर देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ने लगे कि तभी अचानक ही वही हंसी मुझे फिर से सुनाई दी। और फिर देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर लेटा पाया। मेरे माथे पर पट्टी लगी हुई थी और मेरे हाथ और पाँव में भी मुझे चोट का दर्द महसूस हो रहा था। जैसे मैं होश में आया कि मैं खुद को संभालते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगा कि तभी एकदम से मुझसे नर्स ने टोकते बोला, उस बस एक्सीडेंट में कुछ ही लोग जीवित बचे हैं, आप पिछले 2 दिन से बेहोश थे। इतना सुनते ही एकदम से मेरा माथा घूम गया और फिर अचानक ही मुझे याद आया कि मेरे पिताजी की तबीयत नाजुक थी और मैं उन्हीं के लिए गांव लौट रहा था। सुबह के तकरीबन अभी 9 बज रहे थे और मैं हॉस्पिटल में जिस हालत में था उसी हालत में सीधा अपने गांव रामपुर के लिए एक बस पकड़कर रवाना हुआ। हमारा एक्सीडेंट जहां हुआ था उस जगह से मेरा गांव अब कुछ ही घंटों की दूरी पर था। बस में तो मैं बैठ गया था, लेकिन तमाम प्रकार के ख्यालात मेरे जहन में उमड़ रहे थे कि ये क्या से क्या हो गया। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बुरा सपना हो। दोस्तों, मुझे उस रात की घटनाओं पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि ये कोई मनुष्य या किन्नर के बस की नहीं है, जो मेरे लिए कुछ वक्त पहले केवल कल्पना मात्र हुआ करती थी। इन्हीं ख्यालातों में कब 2 घंटे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। बस से उतरते ही मैं सरपट अपने घर की ओर निकल पड़ा और अभी मैं घर पर पहुंचा ही था कि सामने का दृश्य देख मेरे पांव एक जगह पर ही ठहर से गए। दरअसल मैंने देखा कि मेरे घर के सामने लोगों की भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ था। उस भीड़ को दरकिनार कर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि मेरे घर के दरवाजे पर अर्थी की तैयारी हो रही थी। इतना सब देखते मैं घुटनों के बल आ गिरा और मेरी माँ और मेरी बहन की आंखों से
आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बिल्कुल टूट सा गया था। एक एक क्षण की यादें एक घाव के जैसे मेरे सीने पर लग रही थी। लेकिन अगर मैं भी टूट जाता तो मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ का अब मेरे अलावा कोई भी नहीं था। अपने सीने में एक पिता के वियोग का दर्द लिए मैंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया और अब मेरा पूरा परिवार बिखर चुका था। एक झटके में ही नियति ने मुझसे मेरे पिताजी को छीन लिया। रोते बिलखते कुछ दिन गुजर गए और एक दिन रात के तकरीबन 10 बजे मैं अपनी छत पर बैठे अपने पिताजी के साथ गुजरे कुछ चंद लम्हों को याद करे जा रहा था कि तभी अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरी पीठ थपथपाई है। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पिताजी की धुंधली परछाई नुमा एक आकृति दिखी, जैसे मानो मेरे पिताजी मुझे देखने आए थे और मैं भी उन्हीं लम्हों को याद कर वहीं छत पर अपने पिताजी को याद करते हुए वहीं लेट गया। और फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर आधी रात कुत्तों के रोने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजी, जिस वजह से मेरी आंख खुल गई कि तभी अचानक मुझे छत पर चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे मानो कोई औरत गहने पहने हुए छत पर घूम रही हो, जिसे देखकर मैं एकदम से शक पका गया कि आधी रात को ये औरत कौन है। और हड़बड़ाहट में मैंने एकदम से अपने मोबाइल की टॉर्च चलाते हुए छत पर सामने की ओर अपनी नज़र घुमाई तो सामने का वो मंजर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि वही किन्नर अपने बाल खोलते हुए छत के एक कोने में बैठे हुए अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर मैंने अपनी आंखें मीचते हुए एक बार फिर उस ओर नजर घुमाई तो वहां अब कुछ भी नहीं था। क्या वो मेरा भ्रम था या सच, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। पर दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और दर्दनाक था। तो दोस्तों, इस कहानी